नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। एफआईआर आपके द्वार पायलट प्रोजेक्ट का गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। रीवा आईजी ने भी हरी झंडी दिखाकर 100 डायल वाहन को किया रवाना। रीवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 4। पनवेल महाराष्ट्र से श्रमिकों को लेकर रीवा पहुंची एक स्पेशल ट्रेन। और फुटकर सब्जी विक्रेता संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। एफआईआर आपके द्वार पायलट प्रोजेक्ट का प्रदेश के गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। देश भर में पहली बार मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार प्रोजेक्ट योजना आरंभ की गई है, जिसके बाद थाने से पुलिसकर्मी निकलकर घर घर जाकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी विवेक जौहरी द्वारा बाकायदा सुबह 11 बजे की गई है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 10 संभागीय मुख्यालयों में चालू किया गया है। इसी कड़ी में रीवा में भी आईजी चंचल शेखर द्वारा एक शहरी एवं एक ग्रामीण 100 डायल को हरी झंडी दिखाकर पुलिस कंट्रोल रूम से रवाना किया गया। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ अवसर पर रीवा आईजी चंचल शेखर के अलावा डीआईजी अनिल कुशवाहा, एसपी आबिद खान, एडिशनल एसपी रीवा शिव कुमार वर्मा एवं एडिशनल एसपी मऊगंज गोपाल खांडेल, सीएसपी एसएस बघेल, थाना प्रभारी समान शिवपूजन मिश्रा समेत अन्य पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश भर के 10 संभागीय मुख्यालयों समेत रीवा को अब गंभीर अपराधों को छोड़कर बाकी के अन्य मामलों में एफआईआर कराने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि अपराध की सूचना 100 डायल पर देनी होगी। जिसके बाद एफआरबी यानी कि पुलिस के साथ प्रधान आरक्षक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों के घर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट का विधिवत शुभारंभ सोमवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया। माना यह जा रहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के 10 संभागों सहित रीवा में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के संबंध में रीवा आईजी चंचल शेखर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को अभी जिले के एक शहरी एवं एक ग्रामीण थाने में शामिल किया गया है, जिसमें शहर का समान थाना एवं ग्रामीण क्षेत्र से मऊगंज को शामिल किया गया। में डालकर हमारी जान की चिंता कर रहा था, ये इसमें मूल बात थी। और इसके कारण से पुलिस के बारे में सोच बदल गया एकदम देश का, मध्य प्रदेश का नहीं देश का बदल। हाथ में डंडा है, किसी की कमर पे पिस्तौल है, किसी के कंधे पे गन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ जोड़े खड़ा है। वो निवेदन कर रहा है कि आप घर पे रहो। वो कहावत है ना कि इस पुलिस के भी अजब खजाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने। वो कमोबेश स्थिति हमारी पुलिस की थी कि वो कई ऐसे हमने बहुत सारे विजुअल और फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखे कि पुलिस के लोग डंडे मार रहे हैं, या सोशल मीडिया जब लोग खाली थे तो उन्होंने कई तरह के बताए कि बख्तरबंद बांध के जा रहे हैं, लेकिन कई इस तरह के भी आए कि वो वृद्ध को कंधे पर उठाए घर पहुंचा रहे। किसी पीड़ित महिला को, अबला को वो बिल्कुल पुत्र के रूप में उसको मां समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी के छालों पर मरहम लगा रहे हैं। ये काम पुलिस ने किया। आज प्रदेश के माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा एक अभिनव पहल किया गया है। उनके पहल पे एफआईआर आपके द्वार पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति मारपीट का पीड़ित हो, चोरी की जिसके यहाँ हुई हो या एक्सीडेंट का पीड़ित हो, एक बार डायल 100 उसके पास जाती है और दूसरी बार वो उसे थाने आना पड़ता है एफआईआर के लिए, क्योंकि वहीं पे कंप्यूटर और इन सब की व्यवस्था है। और आज से ये हमने किया कि साधारण धाराओं में ये 3 कैटेगरी की धाराएं जो हमने बताई आपको, मारपीट, साधारण मारपीट, चोरी और एक्सीडेंट के मामलों में डायल 100 जब स्पॉट पे जाएगी तो उसी समय तत्समय ही उसकी एफआईआर लिखी जाएगी। उस एफआईआर लिखने के लिए उसमें जो सक्षम अधिकारी पदस्थ हैं लगाए गए हैं, जैसा आपने ये किट देखा जो हमने एक सूटकेस में प्रिंटर, कंप्यूटर, वाईफाई, एक्सटेंशन कॉर्ड, पेपर, एमएलसी फॉर्म ये सब भी दिया है। इसको हम
इंटरनेट से थाने का जो CCTNS नेटवर्क है जिसमें FIR रजिस्टर होता है उसमें उसको कनेक्ट करेंगे और वहीं पे FIR लिख करके एक कॉपी एक प्रति जो है पीड़ित व्यक्ति को देंगे। ये बहुत ही अभिनव पहल है जिसकी आज हमने यहाँ पे रीवा में 2 थानों में शुरुआत की है, शहर के समान थाने में और देहात के मऊगंज थाने में शुरुआत की। रीवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 4। अभी भी वक्त है, संभल जाइए सरकार। आखिरकार प्रशासनिक लापरवाही व स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का खामियाजा रीवा को भुगतना ही पड़ रहा है, जो कि प्रशासनिक नाकामी का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, जिसकी वजह से जिले की जनता में लगातार भय व्याप्त होता जा रहा है। इस स्थिति में लोगों का मानना यह है कि जो लगातार लॉकडाउन के बाद जनता ने सब्र का परिचय दिया और खुद को सुरक्षित रखने लोग सरकार व प्रशासन की बात मानकर घरों में कैद हो गए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही व उदासीनता के चलते बनी बनाई व्यवस्था में पानी फिर गया है और अब लगातार गांवों से निकलकर कोरोना मरीज आने लगे हैं। अगर अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रीवा में भी इस महामारी की वजह से लोग घोर संकट में पड़ जाएंगे। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही रीवा जिले में ही क्यों देखने को मिल रही है? यह जिम्मेदार शासन प्रशासन के सामने अहम सवाल खड़ा हो चुका है। आखिर क्यों प्रशासनिक लापरवाही का शिकार जिले भर की भोली भाली जनता को बनाया जा रहा है? कोरोना संक्रमण की शुरुआत रीवा में इंदौर से सतना जेल में शिफ्ट किए गए कैदियों से हुई, जिनको रीवा मेडिकल कॉलेज में लाया गया। हालांकि कोर्ट की पहल के बाद फिर उन्हें भोपाल शिफ्ट किया गया। तब तक अपना जिला पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसके बाद रीवा शहर में प्राइवेट क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर राजेश सिंघल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन डॉक्टर सिंघल दिल्ली में थे, किंतु उनकी वजह से उनकी बेटी बहन संक्रमण का शिकार हुई और शहर के उस इलाके को कंटेनमेंट कर दिया गया, जिसके कारण वहां के लोगों को अभी तक कंटेनमेंट की सजा भुगतनी पड़ रही है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बाहर फंसे प्रवासियों को लाने का, जिसमें लगातार हजारों की संख्या में प्रवासी रीवा पहुंचे। इस दौरान प्रशासन व पुलिस की भारी नाकामी देखी गई, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग छिप छिपाकर गांवों में पहुंच गए। वहां भी पंचायत स्तर पर जो इंतजाम होने चाहिए नहीं देखे गए, जिसके कारण अब गांवों से कोरोना संक्रमित मरीजों का विस्फोट होना शुरू हो गया है। अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अगर हम बात करें रीवा जिले की व्यवस्था को लेकर, तो जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और इसका खामियाजा लोगों को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। हम तेलंगाना से जब चले तो वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जहाँ गाड़ी स्टेशनों पर रुकती थी तो नीचे भी नहीं उतरने देते थे। अगर कोई धोखे से उतर भी आया है तो उसको सख्ती से गाड़ी के अंदर रखते थे। फिर वहाँ से चलने के बाद जब कटनी में गाड़ी खड़ी हुई और हम लोग नीचे उतरे तो वहाँ भी अच्छी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था थी। अच्छा डिस्टेंस बना के रखने को पुलिसकर्मी जो थे वो बोल रहे थे। लेकिन कटनी से चलने के बाद जब मैं रीवा पहुंचा तो रीवा में पहुंचने के बाद न तो एक पुलिसकर्मी और न तो डॉक्टर कोई भी डिस्टेंस बनाने के लिए हम लोगों को नहीं बोला। और जांच के समय पर इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती चढ़ चढ़ करके अपनी जांच करा रहे थे, लेकिन उस जांच में हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी और साथ में बच्चे थे, तो हमको जांच के समय में भारी परेशानी उठाना पड़ा। फिर वहाँ किसी तरह से जांच करवाने के बाद जब मैं घर को चला तो यहाँ ना तो कोई सरपंच, न सेक्रेटरी, न पुलिस का कर्मी हम लोगों को ये नहीं बताया कि आप लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। हम लोग सीधे घर पे आए और घर पर रह रहे हैं। बाकी कोई आने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच जो है तो 3 दिन बीत जाने के बाद घर में आया और कब आए हो, क्या है, ये पूछ करके नाम गांव लिख करके
चला गया और वो भी कोई व्यवस्था नहीं बताया कि आपको किस व्यवस्था में रहना है, क्या करना है और हमारे पंचायत के तरफ से आपको क्या व्यवस्था की जाएगी। तो तत्कालिक हम लोग घर पर ही रह रहे हैं। इसके बाद भी व्यवस्थाओं में कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। गत रविवार को सतना जिले के रामपुर बघेलान के कोटर गांव में कोरोना संक्रमित मिलने के तुरंत बाद ही रीवा के त्योंथर क्षेत्र के ग्राम चंदई से भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने जिले के लोगों को झकझोर के रख दिया है। हालांकि त्योंथर के चंदई गांव में संक्रमित व्यक्ति के घर को चारों तरफ से 200 मीटर की एरिया को सील किया गया है और इसके संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित कर उन्हें भी आइसोलेट किया जा रहा है। संक्रमित मरीज को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि त्योंथर में पाया गया कोरोना संक्रमित मरीज 2 व्हीलर से अपने कई साथियों के साथ इंदौर पहुंचा। वहां से 2 अन्य लोग भी इसके साथ में मोटरसाइकिल से सीधे त्योंथर पहुंचे, जिसकी जानकारी BMO को मिलने के बाद जांच की गई, जिसके बाद गले में खराश और बुखार से पीड़ित होने पर इस युवक को रीवा लाया गया, जिसकी कोरोना जांच कराई गई तो युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद चिकित्सकों ने युवक को डिहिया अस्पताल में आइसोलेट कर दिया है। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर ये आई है कि डॉक्टर सिंघल की बहन सरिता अग्रवाल की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि अभी 72 घंटे बाद फिर जाँच की जाएगी। अभी तक में रीवा जिले की हम बात करें तो 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सही है कि एक पेशेंट त्योंथर ब्लॉक का है जो पॉजिटिव पाया गया है। कल रात उसकी रिपोर्ट आई है और ये बम्बई से चल करके 2 लोग मोटरसाइकिल से आए। पहले 2 मोटरसाइकिलों में लोग चले, 4 लोग तो इंदौर पहुँचे, इंदौर से 2 मोटरसाइकिल और हुई, तो इस तरह से 4 मोटरसाइकिलों से लोग त्योंथर पहुँचे। त्योंथर ब्लॉक में उनका गाँव है। और उसके बाद वो जैसे हमको जानकारी हुई है वहाँ के BMO को, तो BMO ने 9 तारीख को मतलब परसों इनको यहाँ से गाड़ी बुला करके उनको रीवा भेजा। उसमें से एक व्यक्ति के गले में खराश थी और उसको थोड़ा सांस भी फूल रही थी, बुखार भी आ रहा था। उसका सैंपल लेकर के कल यहीं पर परसों रोक लिया गया था। कल रात की उसकी रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव पाई गई है। उस मरीज़ को पहले से ही भर्ती कर लिया गया था और उसका उपचार चालू है और जैसी भी स्थिति होती है, यदि ज़्यादा कुछ होगा तो आगे मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अभी कहाँ शिफ्ट किया गया? अभी उसको डिगिया हमारा जो सेंटर है, CCC सेंटर कहते हैं हम उसको, कोविड केयर सेंटर है, उसमें रखा गया है अभी डिगिया। अभी उनकी जो एक्चुअली पहली एक रिपोर्ट थी तो जब पॉजिटिव हुआ तो अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद एक रिपोर्ट बीच में फिर से पॉजिटिव आई। अभी तीसरी रिपोर्ट थी, वो भी उसमें शायद उनके एक सदस्य जो उनकी बहन है वो पॉजिटिव आई, निगेटिव आई है और एक रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव आई है। तो इसका निर्णय कब कितने दिन रखना है, मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वही उसको तय करेगा कि कितने दिन तक अभी रखने की आवश्यकता पड़े। अभी हमारे ज़िले में 4 रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं अभी तक। पनवेल महाराष्ट्र से श्रमिकों को लेकर फिर रीवा पहुंची स्पेशल ट्रेन। बाहर फंसे प्रवासियों को लगातार उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में रविवार की शाम एक और स्पेशल ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर पनवेल महाराष्ट्र से रीवा पहुंची, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा समेत विभिन्न जिलों के 1143 प्रवासी आए हैं। इसमें 121 प्रवासी रीवा जिले के शामिल हैं। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में देश के कोने कोने में फंसे श्रमिकों के सामने लगातार लॉकडाउन की वजह से बड़ा संकट खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने खाने पीने सहित कई मुसीबतें आ खड़ी हुई, जिसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक प्रदेशों की सहमत से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में गत रविवार की शाम महाराष्ट्र पनवेल से मध्य प्रदेश के 1143 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची, जिसके बाद पूर्व की भांति प्रशासनिक अमले द्वारा बाहर से आए श्रमिकों की जांच पड़ताल कराकर उन्हें खाना पानी वितरित कर लोगों को उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। वहीं स्पेशल ट्रेन से रीवा पहुंचे जिले के 121 श्रमिकों की अलग से व्यवस्था बनाकर उनके गंतव्य तक पहुंचवाया गया। इस संबंध में मौके पर पहुंची हुजूर SDM फरहीन खान से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मदद किया और रीवा कलेक्टर साहब हम लोगों की बड़ी मदद किए हैं और मैं महाराष्ट्र में था, 3 महीना बाद वापस आया और मैं जा रहा हूँ सिमरिया। हो गया बॉम्बे में रहते, अब 3 महीने के बाद मैं वापस आया। मुझे बहुत अच्छा लगा और शासन अच्छा सुविधा दिया, बहुत अच्छा।
कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैं सिमरिया जा रहा हूँ घर। एक मिनट फिर से बताइए। इधर बिल्डिंग काम कर रहा है। किस तरह की दिक्कतें हो रही थी वहाँ, कब से फंसे हो? 2 महीने। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी वहाँ? खाने पीने की व्यवस्था पहले ही चली है तो कुछ भी रेट हमारा करा रहा है। रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुई? रास्ते में आते समय कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र देवेंद्र दुबे ध्रुवे ध्रुवे। कहाँ के हो? जहाँ बालाघाट गाँव में। मन में क्या चल रहा था, किस तरह का टेंशन था वहाँ? लॉकडाउन में फंसे थे तो क्या दिक्कतें हो रही थी? घर वालों में चिंता या क्या कुछ, क्या चल रहा था मन में? रास्ते में यही है, और पानी से परेशान है। कहाँ खाना मिला था पहली बार? जबलपुर में। पनवेल में कैसे थे आप, वहीं रहते हैं या? बेटा बहू नहीं, उनके पास गए थे बच्चों को लेकर, वहाँ से आए हैं। अच्छा, बच्चे भी थे आपके साथ, तो इनको भी रास्ते में दिक्कत हुई होगी भूख प्यास की, तो कैसे मैनेज किया, क्या किया? तो चमते था उससे बुलाया, और पनवेल में हमारे लिए पुलिस ने बुलाया फ़ोन करके। इसके बाद पनवेल ने उनने हमको रियो वाली गाड़ी में बिठा दिया। फिर लगे इटारसी में आप उतर जाना वहाँ से चले जाना। तो इटारसी में लॉकडाउन के अंतर्गत पुलिस ने नहीं उतरने दिया। आज ये ट्रेन पनवेल महाराष्ट्र से चलकर जयपुर आई है, जिसमें टोटल 1143 लोग हैं, इसमें से 121 लोग हैं। क्या व्यवस्था की यहाँ पर उनके लिए पिछली बार की तरह इस बार भी मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी है। उसके बाद इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके खाना देने के बाद इन सबको उनकी बसों में बिठा करके उनके ज़िले रवाना किया जाएगा। रीवा ज़िले के लिए जैसा आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग जनपद वाइज उनमें टेंट लगाए हैं। उनकी जनपद वाइज यहाँ पर पहले नोटिंग होगी, उसके बाद फिर उनकी संख्या वाइज जानकारी बना करके उनको बसेस से दी जाएगी। फुटकर सब्जी विक्रेता संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। सोमवार को फुटकर सब्जी विक्रेता संघ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गत दिवस पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए मारपीट का विरोध जताया और मांग की है कि पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फुटकर सब्जी दुकानों को संचालित करने दिया जाए, वरना सब्जी विक्रेताओं के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक गत शाम सब्जी मंडी में व्यापारी फुटकर दुकानें खोलकर बैठे हुए थे। इसी बीच पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सब्जी व्यापारियों के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज की। इस व्यवस्था से आहत फुटकर सब्जी विक्रेता संघ सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फुटकर सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष दीपक कछवाहा ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा 4 मई के बाद दी गई छूट के बाद नियमों के मुताबिक दुकानें संचालित करने पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में सब्जी विक्रेता संघ के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारे यहाँ जो फुटकर सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में थोक विक्रेताओं को तो बाहर कर दिया गया, उनको जगह भी दे दी गई है। और फुटकर विक्रेता जो अभी 4 मई को आदेश हुआ था कि सभी दुकानें खुल जाएं और 7 से 7 लगाएं, तो उसके तहत जो फुटकर विक्रेता है वो सब्जी मंडी में लगाने लगे दुकान। तो कल पुलिस पहुंच के लगभग 3 बजे के आसपास उनके साथ गाली गलौज मारपीट ये किए हैं और बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी यहाँ नहीं लगानी है। अब लगभग 100 लोग हैं वहाँ के विक्रेता, अब उनके लिए जीवन यापन की समस्या हो गई है। अब वो कहाँ जाएं? तो उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं कि यहाँ पे उनको नियमित रूप से लगाने की अनुमति दी जाए। तो अभी आप लोगों को क्या हाल लगे? अभी तो ये कहा जा रहा है, कल एसडीएम मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि ये आप लोगों को बाहर दे तो दिया गया है, मतलब कि करहिया में और कुड़ रोड में, जबकि ये तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है ना कि कोई मार्केट का जो विक्रेता है वहाँ जाके कहाँ लगाएगा। तो कल मारपीट आपके कहाँ पे किसके साथ हुई? वहीं पे सब्जी मंडी के अंदर। कितने लोगों के साथ हुई? 4-5 लोगों के साथ। 4-5 लोगों के साथ। हाँ। दीपक कछवाहा। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं जी, तो क्या हो गया? ज्ञापन देने आए हैं फुटकर के विषय में। फुटकर व्यापारी के द्वारा निर्मित दुकानों के विषय में ज्ञापन देने आए हैं कि उनके दुकानों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन के जो चलते 4 मई से जो छूट दी गई है, सभी जगह निर्देश दिए गए, उसके माध्यम से सभी फुटकर व्यापारी अपना जीवन व्यापन करने के लिए दुकानें लगा रहे थे। जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा एसआई नीरज दुबे की जो टीम है वो मार्केट में करीब दोपहर को 3 बजे आकर लाठी चार्ज करते बिना उन्हें वो करते हुए आदेश करते हुए सीधे लाठी चार्ज की है
और उनसे क्या है, व्यापारियों को चोट आई है, गंभीर चोट आई है। कितने लोगों को चोट आई? करीब 4 से 5 लोग हैं। और दो एसआई थे, बाकी टीम थी। एक नीरज दुबे थे, बाकी एक लेडी कांस्टेबल थी। बाकी सब उनकी जगह शब्दों का गलत उपयोग भी किया गया है, गाली गलौज दी गई है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? अभी मांग है कि पुरानी फुटकर दुकानें वहीं पे निर्मित की जाए, ईसाई रूप से लगाने दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। लॉकडाउन में बंदरों की दावत। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे विश्व में हालात बदतर हैं और चारों तरफ बंद का आलम है। ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में जानवरों की फिक्र कौन करेगा? लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेजुबानों की परवाह करते हुए संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता देता हूं कि अग्रणी संस्था जयप्रकाश इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मनोज गौड़ के मार्गदर्शन में दरियादिली दिखाते हुए लॉकडाउन के दौरान कई दिनों से भूखे प्यासे बंदरों को खाना खिलाया गया। इस दौरान जेपी कंपनी सोनभद्र चुनार द्वारा बेजुबान बंदरों के झुंड के बीच पहुंचकर बड़े बड़े पात्रों में पानी एवं भोजन उनके सम्मुख परोसा गया। वहीं कई दिनों से भूखे प्यासे बंदरों ने भोजन का आनंद लिया। वहीं जनता ने भी जेपी के इस कार्य की खुले दिल से सराहना की। आपको बता दें कि विपदा की इस घड़ी में जेपी समूह लोगों की खुले दिल से मदद करता है। उसका एक जीवंत उदाहरण इन बंदरों की दावत से देखा जा सकता है। और अब चलने से पहले एक नज़र आज की प्रमुख खबरों पर फिर। एफआईआर आपके द्वार पायलट प्रोजेक्ट का गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। रीवा आईजी ने भी हरी झंडी दिखाकर 100 डायल वाहन को किया रवाना। रीवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 4। पनवेल महाराष्ट्र से श्रमिकों को लेकर फिर रीवा पहुंची एक स्पेशल ट्रेन। और फुटकर सब्जी विक्रेता संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।